राज्य के स्वरूप के नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य को देखें तो यह दक्षिण पंथी अधिकार के रूप में भी सामने आता है। राज्य को वापस लाने की बात करता है। यह बाजार की ओर राज्य को प्रेरित करता है और यह दृष्टिकोण लोक चयन की अवधारणा पर आधारित होता है। और यह लोक चयन क्या होता है, जैसा कि पॉल स्ट्रीटन ने कहा है कि लोक चयन का दृष्टिकोण के अनुसार राज्य कुछ सही नहीं कर सकता। वह सरकार की सत्ता का प्रयोग अपने हितों की पूर्ति हेतु आर्थिक व्यापार को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। वहीं लोक चयन सिद्धांतवादियों की मान्यता यह भी है कि यह नए अधिकारों की सुरक्षा सरकार की अयोग्यता पर निर्भर करती है और जो व्यक्ति को अधिक श्रेष्ठ एवं समान बनाने में वो समर्थ होती है। वृद्धि का लक्ष्य, जो कि कोई कार्यक्रम के निर्धारण और राजनीतिक प्रभाव की समस्याओं को सुलझाते हैं। उदारवादी व्यक्तिवाद, जो प्रतिस्पर्धी बाजार और निजी संपत्ति को वैयक्तिक चयन की स्वतंत्रता के एक आवश्यक तत्व के रूप में समझते हैं। आप यह समझ लें कि एक समय उदारवाद का दौर था, उसके बाद समाजवादी व्यवस्था आई, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई और इस कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में आम लोगों की सामाजिक सुरक्षा कहीं न कहीं बढ़ी और सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी राज्य का नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि कुछ लोगों को लगने लगा कि आर्थिक विकास की गति कहीं न कहीं अवरुद्ध हो गई है। सामाजिक सेवाओं का लाभ तो लोग ले रहे हैं, लेकिन वे अपने श्रम से विमुख होते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा आर्थिक व्यवस्था पर पड़ रहा है और आर्थिक विकास को सही गति नहीं मिल रही है। और इसी संदर्भ में मांग किया गया कि राज्य का पुनः हस्तक्षेप हो और इस रूप में नव उदारवादी के संदर्भ में राज्य का हस्तक्षेप हुआ कि व्यक्ति को आजादी भी मिली, आर्थिक विकास भी मिला और राज्य का कम से कम हस्तक्षेप भी हुआ और एक तरह से नव उदारवादी व्यवस्था में विनियमन कर दिया गया। और विनियमन अर्थात कोई व्यक्तिगत आजादी तो रही, लेकिन सार्वजनिक काम में राज्य न तो किसी व्यक्तिगत कार्य में हस्तक्षेप करेगी, लेकिन अगर लगेगी कि या व्यक्ति को इससे नुकसान हो रहा है तो फिर वहां पर उस कंपनी को रोका जाएगा। उसे सब कुछ बहुत कुछ करने की आजादी होगी, लेकिन मनमानी करने की आजादी नहीं होगी। उस पर वहां पर वह फिर रोक लगाने की बात करती है। और 70 का दशक 80 के दशक में यह नव उदारवादी अवधारणा उभर कर सामने आती है, विशेष करके अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से ये आती है। और 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया तो यह लोगों में यह अवधारणा स्पष्ट हो गई कि सब कुछ राज्य के भरोसे भी नहीं छोड़ा जा सकता। अमेरिका एक और तरक्की कर रहा था और वहीं सोवियत संघ राज्य प्रायोजित सारी व्यवस्था थी, लेकिन वहां रह नहीं सका, लोग उसमें संतुष्ट नहीं रह सके और सोवियत संघ भी बिखर गया था। तो कहीं न कहीं ऐसा लगा कि सब कुछ राज्य के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। वहीं तीसरी दुनिया के देशों में भी लगा कि अगर हम पूरी तरह से कल्याणकारी ही बने रहेंगे तो फिर राज्य का वह विकास नहीं हो सकेगा जो पूंजीवादी देश कर रहे हैं। और राज्य की भूमिका को कम किया गया और कोई राजनीतिक हस्तक्षेप स्वेच्छाचारी सीमा तक नहीं हो, ऐसी व्यवस्था की गई। और नव उदारवादी व्यवस्था कहीं न कहीं किसी राज्य को भौगोलिक सीमा से काफी विस्तार करके विश्व को एक तरह से पूरा विश्व एक गांव के रूप में बन गया। क्षेत्रीय बंधन का अभाव हुआ और
मुक्त व्यापार प्रणाली को अपनाया गया, जहाँ की विश्व में वस्तु और सेवा का उत्पादन कहीं भी लिया जा सकता था। और नव उदारवादी विचारधारा उदारवाद बाजार व्यवस्था के अधीन हो गया, और यह कहता है कि यह विश्व अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण हो गया। राज्य की भूमिका तो बढ़ी, लेकिन पूरी तरीके से राज नियंत्रित नहीं रही। वहीं निजी स्वामित्व भी तो रहा, लेकिन यह भी इतना नहीं हुआ कि यह कोई मनमानापन करते रहे। इसका एक उदाहरण, साधारण सा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में आप कोई भी मोबाइल यूज करते हैं, ठीक, लेकिन वहां पर आप देखते हैं कि जैसे कि एक उदाहरण के रूप में जियो का एक अधिकार है, तो यहाँ पर वो कंपनी मालामाल हो रही है, चाहे जैसे हो, सरकारी नीति भी लगता है कि उसे समर्थन दे रही है, लेकिन दूसरी ओर वह कंपनी भी आगे ग्रोथ कर रही है, लेकिन वह कंपनी भी ऐसा नहीं कर सकती है कि आम आदमी को उससे नुकसान हो। वो अपना मनमानापन भी नहीं कर सकती है। वहां पर भी एक विनियामक प्राधिकरण का गठन किया गया, ट्राई जैसी संस्था है, तो वहां पर इस तरह की व्यवस्था की गई कि राज्य का हस्तक्षेप होगा, पर न्यूनतम हस्तक्षेप होगा। और आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों को सरकार कर्ज देती है या टैक्स माफ कर देती है, तो कंपनियों को भी अपने अनुकूल विकास करने का अवसर देती है, ताकि वे भी विकास करें। और सरकार भी पूरी पूंजी प्राइवेट से नहीं ले सकती, एक सीमा तक ले सकती है। और इस नवउदारवादी परिप्रेक्ष्य का प्रभाव हमारी लोक प्रशासनिक व्यवस्था पर भी पड़ती है। और उसके बाद आप देखते हैं कि प्रबंध के क्षेत्र में जैसी व्यवस्था सरकारी स्तर पर होती है, वैसी व्यवस्था निजी लोक प्रशासन में भी होने लगती है। निजी प्रबंधन में भी उस तरह की वृद्धि देखी जाती है। और 80 और 90 का दशक में लोक प्रबंधन मॉडल में प्रशासनिक जो परंपरागत दृष्टिकोण था लोक प्रशासन का, वह नए सिरे से दिखता है। और जैसे कि विद्वान है मोहित भट्टाचार्य, वे कहते हैं, एक और वर्तमान लोक प्रशासन वैश्वीकरण एवं उदारीकरण द्वारा उत्पन्न दबावों के बीच झूल रहा है, और दूसरी ओर यह मांग कर रहा है कि इसे अधिक मानवीय, पर्यावरण अनुकूल और समतावादी प्रशासन बनाया जाए। तो कहने का मतलब है कि लोक प्रशासनिक नीति में भी नवीन लोक प्रशासन का इजाद हुआ, जो कि प्रशासन का कि तकनीक पर तो चल ही रही है, लेकिन वह मानवीय बना रहे, वह तानाशाही का परिचायक न बने और समतावादी बने, पर्यावरण के अनुकूल बने, ऐसी भी व्यवस्था की गई है। मोहित भट्टाचार्य कहते हैं, वैश्वीकरण के संदर्भ में लोक प्रशासन को जोड़कर बताते हैं कि यहाँ पर 5 तत्व उभर कर आते हैं, जैसे कि उच्च गुणवत्ता वस्तुएं जिन्हें नागरिक अहमियत देते हैं, वैसी गुणवत्ता वस्तुओं को बढ़ावा मिलता है। और सेवाओं का उच्च गुणवत्ता स्तर भी मिलता है सेवा के स्तर पर। वहीं निष्पादन प्रबंध के स्तर पर देखते हैं तो यहाँ पर कठोर निष्पादन प्रबंध की बात आती है, और प्रबंध को भी सहायता देने वाली सेवाएं हमें दिखती है। दूसरी ओर प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन दिखता है कहीं न कहीं। उत्तर आधुनिकतावाद राज्य को स्वीकार करता है, राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करता है, राज्य के हस्तक्षेप को न्यूनतम रूप में स्वीकार करता है। तो एक तरह से अगर हम राज्य की यहाँ पर आलोचना करें तो कहीं न कहीं आलोचना करने के संदर्भ में भी लोगों को लगता है कि यह आलोचना कैसी किया जाएगा। यहाँ पर राज्य को स्वीकारता भी है और न्यूनतम रूप में भी स्वीकारता है। तो ऐसे में एक विद्वान हुए हॉफमैन, वो कहते हैं वे स्थिति सभी सैद्धांतिक विचारधारा को एक दूसरे को बराबर बना देती है। और कहते हैं कि उनका कहना है कि तर्कवाद को जाने दो, शून्यवाद हमेशा रहेगा, परंतु एक शून्यवादी विचार राज्य की आलोचना को अत्यंत दुष्कर बनाता है। साथ ही यह बहुलवाद एवं आत्म क्रियाकलाप के प्रति आधुनिकतावादियों के समर्थन में भी अंतर्विरोध जैसी परिस्थिति उत्पन्न करती है। अब शून्यवाद क्या हुआ? तो शून्यवाद
शून्यवाद का शाब्दिक अर्थ हुआ कि किसी भी चीज में विश्वास नहीं करना, शून्य, किसी भी चीज में विश्वास नहीं करना, किसी के अस्तित्व को ही नकार देना। और तत्व ज्ञान के आधार पर शून्यवाद के दृष्टिकोण से देखें तो मानव अस्तित्व का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई सारगर्भित सत्य नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, और इसे ही शून्यवाद कहा जाता है। शून्यवाद की अवधारणा 19वीं सदी में दिखती है। रूसी क्रांति के संदर्भ में यह बात ज्यादा उभर कर आई जब और संगठित रूप में यह दिखा, जो कि सत्ता के खिलाफ जो मान्यता बनी हुई थी वहां पर उसके खिलाफ यह उभरती है, और यह कारण में विश्वास करती है, तर्क में विश्वास करती है, उपयोगितावाद तथा समाज एवं सरकार में आमूल परिवर्तन की बात करती है। यह किसी चीज को स्वीकारने की स्थिति में नहीं होती है और परिवर्तन की अवधारणा पर यह आधारित होती है। शून्यवाद, चाहे यह परिवर्तन शांति तरीके से हो, खून खराब से क्यों न हो, आतंकवादी जरिए क्यों न हो, तो यह किसी के अस्तित्व को स्वीकारता नहीं है। यह शून्यवाद, यही कारण है कि एक राजनीति शास्त्री विद्वान हुए बॉब जेसप, वे कहते हैं राज्य के स्वरूप के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत ही बेहतर। हालांकि वर्तमान संदर्भ में देखें तो अनेक नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई है जो कानून के प्रश्न के संदर्भ में राज्य सिद्धांत पर अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, और यह नया संदर्भ मिशेल फूको के संदर्भ में भी देख सकते हैं। वे वामपंथी दृष्टिकोण से अधिक प्रभावशाली दिखते हैं वर्तमान समय में, और कई तरह की अन्य विकासवादी विचारधाराएं भी नव संस्थापनात्मक रूप में आई है, जो कि तर्कयुक्त चुनाव की बात करती है, रैशनल चॉइस की बात करती है, और इन्होंने भी मार्क्सवादी सिद्धांत के लिए कहीं न कहीं एक तरह से बेहतर विकल्प प्रस्तुत कर दिए हैं। राज्य केंद्रित सिद्धांतवादियों ने स्वयं के लिए भी कुछ चुनौतियां उत्पन्न की है। हॉफमैन कहते हैं राज्य के सिद्धांत पक्षपाती हैं, यह रक्षात्मक रूप में दिखती है। यदि हम पूंजीवादी राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ पूंजीवादी समाज की विशेषताएं दिखती है। राज्य का स्वरूप कैसा होगा इसे चित्रित नहीं किया जा सकता, और ऐसा लगता है यह अपने स्वरूप में ही स्वयं को विकसित कर रहा है। सिर्फ पूंजीवादी व्यवस्था अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी नीति को बदल रहा है। वहीं मोहित भट्टाचार्य इस संदर्भ में कहते हैं कि राज्य के विभिन्न सिद्धांत वास्तविक रूप में राज्य के कार्यों एवं व्यवहार के बारे में एकमत नहीं दिखती है, और उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र राज्य या दयालु राज्य जैसी बातें विशिष्ट वर्ग की अवधारणा को ही प्रतिबिंबित करते हैं। विकास के प्रति राज्यवादी परिप्रेक्ष्य के लिए उत्तरदायी दिखते हैं। वहीं अगर हम तीसरी विश्व की बात करें, तीसरी दुनिया के देशों की बात करें, जैसे कि प्रथम विश्व अमेरिका को, द्वितीय विश्व युद्ध को, शेष विकासशील देशों को तीसरी दुनिया का देश के रूप में देखा जाता है। तो तीसरी विश्व की बात करें तो यहाँ पर अभी भी आपको गरीबी दिखती है, असमानता दिखती है, अन्याय की जड़ दिखती है समाज में। तो इस तरह की बातें यदि दिखती है तो यहाँ पर कहीं न कहीं समझना पड़ेगा कि राज्य आखिर है क्या, राज्य का स्वरूप क्या यही है। इसे भी हम एक आदर्श स्वरूप तो नहीं मान सकते, एक नवउदारवादी परिप्रेक्ष्य में इसे हम कहाँ पर रखें। वहीं नीरा चंडोक कहती है कि एक अर्थपूर्ण राज्य सिद्धांत की आवश्यकता पर विचार करने की आवश्यकता है, जो केवल यह बताए कि वर्तमान राज्य किस प्रकार है, बल्कि यह भी बताए कि यह राज्य कैसा होना चाहिए। डेविड हेल्ड की देखें तो वे कहते हैं राज्य के प्रचलित सिद्धांतों की मुख्य कमी उनका एक राष्ट्र राज्य के बीच समूह सौदेबाजी या नागरिकों और राज्य के संबंध में पूंजीवादी देशों में वर्ग अर्थव्यवस्था एवं राज्य के मध्य संबंध पर केंद्रित होने की प्रवृत्ति में दिखती है, और राज्य को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों एवं दबाव के संदर्भ में भी जोड़ कर देखते हैं। मोहित भट्टाचार्य कहते हैं कि पीटर सेल्फ की पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरीज ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट
जिसमें महत्वपूर्ण संदर्भ दी गई है और उसमें कहा गया कि यह वह बहुलवादी, निगमवादी एवं नौकरशाही परिप्रेक्ष्यों का ही एक स्थान पर परस्पर मिश्रण है और यह राज्य की बदलती भूमिका को ही निरूपित करता है। और राज्य के संदर्भ में विभिन्न विचारधारा को देखें तो वे कहीं न कहीं एक सीमा पर खड़ा दिखती है, जैसे कि इसे पूर्ण रूप से सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र के रूप में ही रखकर हमें देखना पड़ता है। यहाँ पर देखते हैं कई स्थानों पर राज्य को कुछ निश्चित क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने की स्वतंत्रता दी जाती है, परंतु यह भी सही है कि यहाँ पर उसे हस्तक्षेप के कार्यों से दूर रखने की बात होती है। एक तरह से राज्य एक परपक्षी के रूप में दिखती है, एक आवश्यक बुराई के रूप में दिखती है, सुविधाओं का दाता के रूप में राज्य दिखती है, तो सेवाओं का पूरक के रूप में भी दिखता है। और समकालीन नव उदारवादी धारणा के संदर्भ में देखें तो यह राज्य की न्यूनतम भूमिका की बात करती है। राज्य की भूमिका की बात तो करती है, पर न्यूनतम भूमिका की बात की जाती है। और वहीं विकासशील देशों के संदर्भ में अगर हम कहें तो यहाँ पर राज्य की न्यूनतम भूमिका की बात को हम सर्वमान्य नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि तीसरी विश्व के देश आज भी कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जहाँ की राज्य की भूमिका को न्यूनतम नहीं बल्कि पूर्णता की दृष्टि से हमें देखना पड़ेगा, विशेष करके इस बात के परिप्रेक्ष्य के मद्देनजर कि वहाँ जनसंख्या का बहुसंख्य लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे है, गरीबी में जी रहा है। वो सुविधा के रूप में जो जी रहा है वो एक तरह से उपाश्रित बना हुआ है और वह इसी परिस्थिति में राज्य की भूमिका को न्यून नहीं किया जा सकता, राज्य की भूमिका को वहाँ पर नहीं घटाया जा सकता, क्योंकि राज्य सुरक्षा, रक्षा, कल्याण, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, सामाजिक न्याय, आर्थिक कार्य के संदर्भ में आदि के संदर्भ में राज्य की आवश्यकता वहाँ पर अनिवार्य रूप से दिखती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक और राज्य के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, तो वहीं पूरी दुनिया आज नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ रही है। लेकिन कहीं न कहीं राज्य की भूमिका, राज्य की अवधारणा को कैसे वापस लाया जाए या कैसे इसे पुनः स्थापित किया जाए, इस ओर भी देखने की जरूरत है। आज पूर्णतः राज्य प्रायोजित अवधारणा नहीं चल सकती, लेकिन कई ऐसे देश जिस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और आज की वर्तमान की तारीख को देखें तो जिस तरह की एक उदाहरण हम श्रीलंका का ले सकते हैं, भारत के बगल में चुकी है, तो जिस तरह की वहाँ की आर्थिक स्थिति एकदम डावाडोल जैसी हो गई है, वह पूरा विपन्न हो गया, आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में वहाँ पर राज्य की क्या भूमिका होगी? राज्य के पास धन ही नहीं है, आज वह क्या करेगी? वह अपने पब्लिक को कैसे संभालेगी? यहाँ पर इस संदर्भ में भी राज्य की एक नई अवधारणा के रूप में राज्य को स्पष्ट करने के साथ साथ इसे स्थापित करने की जरूरत है। राज्य का सिर्फ हम एक मॉडल, अमेरिका मॉडल या पूंजीवादी मॉडल के स्वरूप को ही नहीं देख सकते हैं, बल्कि अन्य गरीब मुल्कों को भी की ओर भी देखना पड़ेगा, जो कि विभिन्न तरह की समस्याओं से आज भी जूझ रहे हैं।